Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan and we're your chemistry teacher. Well dear students, reaction kinetics के हवाले से जो कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का यूएचएस का लास्ट टॉपिक था, उसका आज टेस्ट नंबर 36 हमने डिस्कस करना है. तो ब्यूटीफुल टेस्ट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट. वेल डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है. इसका लेक्चर अपने जहन में रखिएगा और इसका जो टेस्ट नंबर 35 हमने डिस्कस किया था उन पॉइंट्स को भी जहन में रखिएगा. उस तमाम डाटा की बेस पे हम आज के टेस्ट को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 51 है, आपके सामने पेपर मौजूद है. मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं. क्वेश्चन नंबर 51 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मोलेकुलरिटी. मोलेकुलरिटी के हवाले से स्टेटमेंट्स बोलेगा, वो हम पढ़ते हैं. नंबर 1 में कहता है कि इट इज द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व्ड साइमल्टेनियसली इन द कोलिजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, अच्छा पढ़ लिया स्टेटमेंट. नंबर 2 में कहता है इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रेट इक्वेशन ऑफ द सिंपल रिएक्शन. रेट इक्वेशन, ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, अपने जहन में रखिएगा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जाता है. ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मोलेकुलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, हम बात करते हैं नंबर 3 स्टेटमेंट की. It can never be zero or fractional. It can never be zero or fractional. ठीक. और नंबर 4 में कहता है कि it is equal to the sum of the particles on the reactant side. Well, क्वेश्चन अब पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है which of the above statement is incorrect. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से जो मेरे पास नंबर 2 स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट. बाकी स्टेटमेंट्स ठीक हैं. अगर हम स्टेटमेंट्स को पढ़ें जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन भी की है, तो वो जो रेट इक्वेशन की बात कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर की बात कर रहा है, उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है, मोलेकुलरिटी नहीं आती. सो माय आंसर इज द बीटा ऑप्शन. वेरी सिंपल एंड क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 52 है. कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इज और आर served by the rate law expression. rate law expression क्या क्या बताता है? watch this. alpha option में कहता है it is useful in postulating the mechanism of a reaction only. अच्छा ठीक है, सही कहता है. आगे कहता है कि it is useful in classifying the reaction into the various orders. दोनों statements ठीक हैं. So Charlie option is my answer. Both A and B. This is my answer. Very simple. ये clear cut statements हैं जो कि हमारे पास इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. You better know, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है. क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं. Consider the following reaction of the hydrolysis. Hydrolysis of the tertiary butyl chloride. Hydrolysis, water involved है लेकिन excess amount में है, इस वजह से वो order of reaction में उसकी involvement आपको पता नहीं होती, pseudo case आ जाता है. So अभी हम statements पढ़ते हैं. कहता है इट इज अ टाइप ऑफ डैश ऑर्डर रिएक्शन. वेरी क्लियर. हमारे पास 2 रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं हमें रिएक्टेंट साइड पे, लेकिन उन 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट वाटर एक्सेस में है, तो मेरे पास वो ऑर्डर में शामिल नहीं होगा. मेरे पास ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मीन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वाज. और ये जो कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया, बार बार उसी के हवाले से बात कर रहा है. सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. अगेन इसकी रिवीजन की है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. बड़ा खूबसूरत सवाल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं. इट इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. ठीक. नंबर 2 में कहते हैं इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड. ओके. इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है ना. ठीक है. इट इज वेरिएबल पैरामीटर. यस. क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट. दे ऑल आर करेक्ट. दिस इज एन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन. ये तमाम स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ये प्रॉपर्टीज हैं, आप लोगों की रिवीजन होगी, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ऐड हो गई कि ये चारों स्टेटमेंट्स हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन उसके हवाले से रिलेट की जा सकती हैं. सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे. वंस अगेन इनकरेक्ट को चूज करना है, करेक्ट को छोड़ देना. अल्फा में कहता है लॉ ऑफ द मास एक्शन, गुड बग्स इन द वेग्स लॉ, ऑलवेज गिव्स थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक. हमने इनकरेक्ट को चूज करना है. बीटा में कहता है लॉ ऑफ द मास एक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू द एक्चुअल रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक. चार्ली में कहता है एक्चुअल रेट ऑफ अ रिएक्शन
does not depend on the order of the reaction. My dear students, order of reaction experimental value है, experimental value से actual results आते हैं, depends upon the order of reaction. तो चार्ली स्टेटमेंट मेरा आंसर है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, वो कह रहा है does not depend, it depends upon the order of the reaction. So चार्ली स्टेटमेंट रॉन्ग है. मैं डेल्टा भी पढ़ता हूं, कहता है एक्चुअल रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय द डिफरेंशियल लॉ. ठीक है, हम डिफरेंशियल मेथड से यूज करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन किया गया था मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 55 में. तो मेरे पास चार्ली ऑप्शन जो इनकरेक्ट है, जिसकी सही स्टेटमेंट मैंने बोल दी है. सो ये तमाम पॉइंट्स इंफॉर्मेटिव है, आप लोगों के लिए यूजफुल हैं. आपसे अलग-अलग एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है या इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो हम इसको प्रिसाइजली और सही आंसर करेंगे. सो चार्ली ऑप्शन इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन व्हिच वाज माय आंसर. Question number 56. The half-life time for the first order, ठीक है, reactions की बात कर रहे हैं, of a substance dissolved in the carbon tetrachloride, it's 2.5 hours half life उसने बता दी है. पॉइंट सुनिएगा, at 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, उसने एक टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर वही रहेगा. हमारे पास हाफ लाइफ का टाइम मैटर कर रहा है, इसको मैंने सॉल्व भी किया, लेकिन पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं आप लोगों के लिए. The amount of the substance left after 10 hours. See on the whiteboard, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं. Watch this. क्वेश्चन नंबर 56 में उसने मुझे बताया कि 160 ग्राम उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, फिर उसने मुझे हाफ लाइफ बता दी है. अब वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे बाद कितनी अमाउंट बच जाएगी. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको डिवाइड किया, इसको सॉल्व कैसे करना है एमडीकैट में, ये आपके सामने वेरी सिंपल है. मैं पहले टाइम के 10 आवर्स को अप्रोच करूंगा. 2.5 एक टाइम गुजरा, फिर सेकंड स्टेप में 2.5 ऐड किए तो 5 आवर्स हो गए, फिर मजीद 2.5 हाफ लाइफ ऐड की तो 7.5 आवर्स हो गए, और फिर मजीद 2.5 किया तो 10 आवर्स हो गए. अब आप देखें, हर हाफ लाइफ में 160 से पहले 80 ग्राम रहा, फिर 80 से 40, 40 से 20, एंड देन आफ्टर 10 आवर्स मेरे पास जो अमाउंट बचती है दैट इज 10 ग्राम्स. सो ये उसने पूछा था, मुझे बताओ कितनी अमाउंट बचेगी अगर 2.5 आवर्स हाफ लाइफ हो, तो 10 ग्राम बचेगी कितने टाइम के बाद. सो या 10 घंटों के बाद टाइम दे रहा है, 10 आवर्स के बाद कितनी अमाउंट बचेगी. है क्या ना, इजीली कैलकुलेट, चाहे मुझसे टाइम पूछ ले, चाहे मुझसे उसकी अमाउंट पूछ ले. सो इसमें अमाउंट पूछेगी तो बीटा ऑप्शन वाज माय आंसर, 10 ग्राम. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 57 कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ओके, वंस अगेन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो सकता है. अल्फा में कहता है इन द रिएक्शन ऑफ द कॉपर विद डिल्यूट नाइट्रिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन. ये एसिडिक मीडिया में होता है. ठीक है, अच्छा, द फॉर्मेशन ऑफ HNO2, हाँ नाइट्रस एसिड बनता है. ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वाज. आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए इसकी. कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, डेफिनेटली उसका सॉल्ट बनता है, नाइट्रेट बनता है, प्लस नाइट्रस एसिड बनता है, और नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होकर वो फौरी तौर पे नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. इट मींस ऑटोकैटालिसिस हो रहा है, प्रोडक्ट में भी वही चीज बन रही है जो मेरे पास रिक्वायरमेंट है रिएक्शन की. क्लियर है. सो अल्फा ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है कि इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑटोकैटालिसिस, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया. आप पेपर में इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आपके सामने जो प्रेजेंट किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट. आप बीटा ऑप्शन पढ़ते हैं. इन द रिएक्शन ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड with the acidified KMnO4 during the reaction formation of manganese sulfate. My dear students, इस रिएक्शन में मैंगनीज सल्फेट कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है. Mn+2 आयन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिसिस. अब मेरे पास प्रोडक्ट में भी मैंगनीज सल्फेट बन रहा है, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है अगर वही कैटालिस्ट हो तो ऑटोकैटालिसिस है. ये रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीड अप होगा. नॉर्मल रिएक्शंस विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका रेट स्लो होता है, बट वो रिएक्शंस जिनमें ऑटोकैटालिसिस की एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे जो प्रोडक्ट बन रही है वही कैटालिस्ट है, तो यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटालिस्ट, मीन रिएक्शन रेट विल इंक्रीज. तो ये भी एक रिलेटेड डाटा एमडीकैट के क्वेश्चंस में पूछा जाता है. आपको पता होना चाहिए कि तमाम रिएक्शंस के रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो डाउन होते हैं, बट ऑटोकैटालिसिस के केस में स्पीड अप होता है. क्लियर है. सो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं. चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, बोथ ए एंड बी. उसने मुझे कहा था बताओ कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. सो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर चार्ली. क्वेश्चन नंबर 58, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑफ N2O5 इज रिटन एज. अच्छा, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर वो एक एक्सप्रेशन दे रहा है, द हाफ लाइफ इज गिवन एज. ये जो हमने रिलेशंस पढ़े थे, टी हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, फॉर द सेकंड ऑर्डर, फॉर द थर्ड ऑर्डर, जो मैग्नीट्यूडिक वैल्यूज हमने बात की थी, क्या फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 ओवर के, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. फॉर द सेकंड ऑर्डर 1 ओवर के ए, और फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया था, वो क्या था, यू बेटर नो, 1.5 ओवर
हमारे पास Ka², और उसके साथ जो हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का हाफ लाइफ के साथ रिलेशन पढ़ा था वो तमाम बातें हैं। लेकिन इसने क्वेश्चन बड़ा सिंपल किया है। इसने कहा कि बताएं मुझे इक्वेशन बताएं को कौन सी हो सकती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसने मुझसे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन पूछी, अल्फा इज माय आंसर, वेरी सिंपल, जिसको मैं बोल चुका हूं अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, पेपर आपके सामने है। द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? जीरो ऑर्डर तो किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड, की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट ऑर्डर एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सो ये इसने क्वेश्चन कर लिया। अल्फा ऑप्शन है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वन रिएक्टेंट, वेरी सिंपल। जो सेकंड ऑर्डर होगा वो 2 के ऊपर, जो थर्ड ऑर्डर होगा वो 3 के ऊपर, और 3 से ज्यादा ऑर्डर नहीं होता, मैं बता चुका हूं। पता है क्यों? क्योंकि एक टाइम पे इफेक्टिव कोलिजन 3 डायमेंशनली हो सकता है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है? सो ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड डिबेट के साथ अल्फा आंसर है मेरा। Question number 60. Unit of K in the zero order reaction is, my dear students, मैंने आपको unit of K जो कि रेट कांस्टेंट है उसके जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर थर्ड होता है। तो वो जो यूनिट्स हैं वो मैंने कहा था कि एमडीकैट के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, आपको मेमोराइज्ड है। हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होंगे, फर्स्ट ऑर्डर में पर सेकंड होंगे, सेकंड ऑर्डर में पर मोल DM+3 हो जाएगा, और थर्ड ऑर्डर में पर मोल -2 यानी -2 हो जाएगा, और DM+6 हो जाएगा। अब ये आपके सामने पर सेकंड तो साथ चल ही रहा है। ऑफ कोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो यहां पे उसने जीरो ऑर्डर के रिएक्शन पूछे हैं। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर करना है, बीटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी ऑफ द बायोमोलेकुलर रिएक्शंस, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन की केमिस्ट्री ज़हन में रखिएगा, ओरिएंटेशन की, स्पीड की, सारी बातें कोलिजन थ्योरी की। इन द गैस फेज, minimum amount of energy required for an effective collision is known as, this is definition of activation energy, minimum amount of energy required for an effective collision so that the reactants can be converted into the product, so that a certain level of energy is being gained, that is called as activation energy. Very simple. So energy of activation, delta is my answer. Next question पे चलते हैं, question number 62. When the change in the concentration is 2 into 10 raised to the power -5 mole per dm cube and the time taken for that is 100 seconds. See on the whiteboard. बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन हम प्रीवियस टेस्ट में भी कर चुके हैं, बट फॉर रिवीजन मैंने इसे सॉल्व किया। वॉच ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने डियर स्टूडेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस पर यूनिट टाइम। दो टाइम इंटरवल्स में कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, फॉर्मूला आपके सामने, वैल्यूज उसने दे दी हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो उसने वैल्यू दी मैंने पुट इन की, जो उसने टाइम दिया मैंने नीचे प्लेस किया। 10⁻² पर जाके -2 हो जाएगा, तो मेरे पास 2 × 10⁻7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड आंसर आ जाता है। सो वेरी सिंपल, अगर मैं इसके आंसर को चूज करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास बीटा ऑप्शन आंसर है। आपके सामने सॉल्व कर दिया गया फॉर योर रिवीजन, जस्ट टू ट्रेन यू दैट नो नीड टू वरी दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस दैट ईदर यू हैव टू गो फॉर अ complicated kind of the calculations. Absolutely not. You will do it in a simple way as I did. Clear है? So next question पे चलते हैं। Question number 63. Concentrated sugar solution undergoes hydrolysis into the glucose and the fructose by an enzyme called dash. My dear students, हम लोग जानते हैं कि जब सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं, फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं, तो कौन सा एंजाइम है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है? हमारे पास इनवर्टेज। और अगर हमारे पास सेम मोलेकुलर फार्मूला बट द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माल्टोज आ जाए विद द सेम फार्मूला, तो उसके लिए माल्टेज यूज होता है, और उसमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनते हैं। तो ये एक तरह से वो लिंक है जो कि चैप्टर नंबर 11 हमारे पास एल्कोहल फिनोल और ईथर से एसोसिएटेड था ऑर्गेनिक, उसमें ये जो एंजाइम्स यूज किए गए उसका यूज यहाँ पे आ गया है। हम चूंकि केमिकल एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें इन तमाम चीजों का पता होना चाहिए, लिंक्स का हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इसने सिंपल सा क्वेश्चन किया है, बताओ सुक्रोज किस एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है? तो माय आंसर इज इनवर्टेज। सो मेरे पास बीटा ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, when the rate of a reaction is retarded by adding substance, जब आपने रिएक्शन को स्लो करना है by adding a substance, then this it is said to be a dash. वो जो सब्सटेंस आपने ऐड किया जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर रहा है, उसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, उसको इनहिबिटर कहते हैं, उसको पॉइजन कहते हैं।
और जो स्पीड अप कर रहा है उसको कैटलिस्ट कहते हैं. सो वेरी सिंपल लाइन, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 65 है स्टूडेंट्स. If the rate of decay of a radioactive isotope decreases from 200 counts per minute to the 25 counts per minute after 24 hours, what is its half life? इसे मैंने सॉल्व किया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैथडोलॉजी है, वही जो टेक्निक मैंने अप्लाई की थी. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 65 में मैंने, उसने मुझे अब कॉन्सेंट्रेशन खुद बता दी हैं. पहले क्वेश्चन आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, उसने जब 56 की बात की थी तो उसने कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी, उसने टाइम बता दिया था. अब उसने मुझे कॉन्सेंट्रेशन बता दी है और हाफ लाइफ का क्वेश्चन कर रहा है. वो साथ में ये भी बता रहा है कि 24 आवर्स में, 20 टोटल टाइम 24 आवर्स है, जिसमें 200 काउंट्स पर मिनट से 25 काउंट्स पर मिनट पे आ जाता है. तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल 200 से हाफ 100 किया, देन 100 से 50 किया, 50 से 25 किया, तो मेरे पास 1 2 3 3 हाफ लाइफ आती है ना जी. 3 हाफ लाइफ आती है 24 आवर्स में. अब मेरे पास हाफ लाइफ कितनी होगी, जो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द स्टेप्स, 3 से डिवाइड करूंगा, आंसर इज द 8 आवर्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे. वेरी सिंपल एंड इजी मोड फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर था चार्ली ऑप्शन, 8 आवर हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं. Question 66. Which of the following statements correctly explains why a small increase in temperature leads to a significant increase in the rate of a gaseous reaction? ठीक है, हम जानते हैं इफेक्टिव कोलिजन, वो सारी बातें हम देखते हैं कौन सा आंसर है. वो कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर एट हाई टेम्परेचर. बात ठीक है, लेकिन आधी बात है, कंप्लीट नहीं है. अब मैं आपको आंसर करूंगा इसका. बीटा में कहता है बाय द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज लेस व्हेन द गैसेस आर. ये भी बाकी आधी बात की गई है, ए में आधी बात की गई है, बी भी स्टेटमेंट ठीक है. अब चार्ली स्टेटमेंट पढ़ते हैं. वो कहता है दोनों को मिक्स करके, जो मेरा आंसर है चार्ली, कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विद काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर than the activation energy. अब एक्टिवेशन एनर्जी तो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती, हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, किनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, वो इंक्रीज करके इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि बैरियर बहुत माइनस हो जाएगा, आसानी से रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर है. तो ये बात चार्ली इज माय आंसर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है चार्ली ऑप्शन. वेरी सिंपल एंड क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 67 है, जो कि आपके सामने है, पेपर में मौजूद है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टाइप ऑफ द कैटालिसिस. होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की बात ध्यान में रखिएगा. अल्फा में कहता है होमोजेनियस कैटालिसिस, इनकरेक्ट देखनी है हमने. कहते हैं कैटालिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर इन द सेम फेज, बिल्कुल ठीक है. हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, कैटालिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर नॉट इन द सेम फेज, बिल्कुल ठीक है. चार्ली में कहता है मेनी हेटेरोजेनियस कैटालिसिस हैव कैटालिस्ट इन द सॉलिड स्टेट दैट catalyzed reactants in the gaseous state. ठीक है, it does not depend upon. हमारे पास कैटालिस्ट को अपना काम करना चाहिए, उससे इस चीज से लिंक नहीं है कि प्रोडक्ट की फेस क्या है, रिएक्टेंट की फेस क्या है. वो तो हमने क्लासिफाई किया है ना कि अगर उनकी सेम फेस है तो उनकी केमिस्ट्री अगर हमने इकट्ठे पढ़नी है तो होमोजेनियस कैटालिसिस कह देते हैं, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कह देते हैं. बहरहाल ये चारों, ये जो अल्फा बीटा चार्ली, ये 3 स्टेटमेंट्स ठीक है. डेल्टा ऑप्शन पढ़ते हैं, हमने इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना था. कहता है कि इन द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द surface of the solid and absorption of the gaseous reactant takes place. My dear students, ये सारी स्टेटमेंट ठीक थी, वर्ड एब्जॉर्प्शन ने खराब की है. एब्जॉर्ब का मतलब है कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया. ऐसा तो नहीं होता सरफेस के ऊपर, फिर तो मेरे पास प्रोडक्ट ही ना बने, रिएक्टेंट्स तो एब्जॉर्ब हो गए हैं. ये एडजॉर्ब होते हैं. एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में फर्क है. एडजॉर्प्शन में लिंक बनता है, देन यू आर गोइंग टू रिलीज अगेन, वो जो सरफेस उनको रिलीज कर देती है. तो यहां पे एब्जॉर्प्शन की जगह वर्ड एडजॉर्प्शन आता है. ये बुक की लाइन है, एडजॉर्प्शन आता है. तो आप देख सकते हैं कि एमडीकैट में वो किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने प्लेस कर सकता है. want to trick you but you are vigilant enough to answer this question. मैंने आपको एक एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन की, आपने जहन में रखिएगा. क्लियर है. सो डेल्टा ऑप्शन इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल वर्ड विच इज मैचेबल. क्लियर है, फर्क पता होना चाहिए. डेल्टा इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 68 स्टूडेंट्स. रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन उसने रेट इक्वेशन भी लिख दी है.
द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें वो बता रहा है कि हमारे पास जो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, इन दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्डर कौन सा होगा? सेकंड ऑर्डर होगा। वेरी सिंपल। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द टू रिएक्टेंट्स। क्लियर? सो बीटा इज माय आंसर। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 69 स्टूडेंट्स, कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम द क्लोरोफॉर्म। बड़ा खूबसूरत सवाल है। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं। जस्ट इमेजिन दैट वो इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन वाला रिएक्शन, ठीक है। आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जब होती है अल्केन्स की। अच्छा, आप जानते हैं होमोलाइसिस होता है, क्लोरीन गैस होमोलिटिक क्लीवेज के बाद फ्री रेडिकल जनरेट करती है, एक क्लोरीन एटम जाके रिप्लेस कर रहा होता है जी। अब इक्वेशन देखें जो इसने क्वेश्चन किया है, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन क्लोरीन मॉलिक्यूल से कर रहा है, बट सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड क्वेश्चन नंबर 69। दिस इज क्वेश्चन नंबर 69। जो मैंने वर्ड्स बोले उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए देखें, मैंने, ठीक है, ये पूरा मॉलिक्यूल इंगेज हुआ, ठीक है, एक रिएक्टेंट कंप्लीट, फर्स्ट ऑर्डर, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन जब क्लोरीन की बात करते हैं तो Cl2 लिख रहा हूं, इसको हाफ करने का मतलब पता क्या था कि यहां पे अब मुझे मॉलिक्यूल तो Cl2 लिखना है रिएक्शन के मुताबिक, बट मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि इसका एक एटम इन्वॉल्व होता है, तो इसके 1 को मैंने हाफ कर दिया, 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 1.5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 69 में जो रेट इक्वेशन है उसके मुताबिक जिसने ऑर्डर पूछा है दैट इज अल्फा ऑप्शन 1.5। मैंने कहा था ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शंस में हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होता। मोलेकुलरिटी बताई थी, मोलेकुलरिटी कभी 0 नहीं होती, मोलेकुलरिटी कभी फ्रैक्शंस में नहीं होती। क्लियर है? और वो 3 से ज्यादा हो सकती है। तो ये 3 पॉइंट्स डिफरेंट फॉर्म में एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा वाज माय आंसर क्वेश्चन नंबर 69 का, जिसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के सामने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, इफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन एब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशंस। अगर एक ऐसा रिएक्शन चल रहा है जिसमें कोई रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है जो रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर रही है, अब आप फिजिकल मेथड्स को ध्यान में लाइए। यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वो सारे मेथड्स अभी उनका क्वेश्चन करता हूं। देन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी बेस्ट मेजर्ड बाय Which one of the following methods? तो हम जानते हैं स्पेक्ट्रोमीट्री यूज करते हैं। इट्स अ फिनोमिनन कि वो तमाम रिएक्शंस जिसमें either reactant or products are going to absorb the ultraviolet or near infrared or the visible radiations, तो हम स्पेक्ट्रोमीट्रिक टेक्निक से उसके रेट ऑफ रिएक्शन का अंदाजा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही थी, फिर रिएक्शन प्रोसीड किया, वो रिएक्टेंट जो कि सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसको स्पेक्ट्रोमीटर ने ऑब्जर्व किया, नोटिफाई किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी एब्जॉर्बेंस कम होती गई, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रही है वो रेडिएशन, एक खास तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। तो ये भी स्पेक्ट्रोमीटर ने नोट किया। मैंने उसकी फिगर से अंदाजा लगा लिया कि कितनी देर में कितना रिएक्टेंट कितनी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा ना, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ द चेंज द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। क्लियर है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मेथड पूछा था, बीटा ऑप्शन है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 71 है, अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी हाई एनर्जी होनी चाहिए, ओरिएंटेशन होनी चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ट्रांजिट कर सके। तमाम बातें, काफी बातें होती हैं इसके बारे में, हमने बार बार की हैं। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी आवर रिएक्शन विल स्पीड अप if अल्फा में कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन इंक्रीजेस, ओनली, आगे बढ़ते हैं, द proportion of the particles with energy greater than the activation। अभी इससे थोड़ी देर पहले यही तो मैंने बात की थी, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज करते हैं, प्लस जो किनेटिक एनर्जी है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी से एक्सीड कर जाती है, आसानी से प्रोडक्ट बन जाती है, बैरियर खत्म हो जाता है। सो ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। रिवाइज किया गया उस कॉन्सेप्ट को, यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो 2 लाइंस हैं कितनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इससे रिलेटेड 2 एमसीक्यूज इसके वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आज में हमने डिस्कस किया है। सो क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कैटलिस्ट। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कैटलिस्ट। वो जो पॉइंट्स आपके ज़हन में कैटलिस्ट के हवाले से उनकी रिवीजन है इस क्वेश्चन में, वो कहते हैं वो बात करनी है, आपने वो लाइन चूज करनी है जो कैटलिस्ट से एसोसिएटेड नहीं है, बाकी होंगी। देखते हैं। अल्फा में कहता है इट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन, क्लियर, हमें पता है। इट इज मोर रिएक्टिव,
इन द फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, ये मैं आंसर भी कर चुका हूं। क्यों करते हैं बारीक बारीक या फाइनली डिवाइडेड बारीक क्यों करते हैं? बिकॉज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना बढ़ता है डेफिनेटली उसका कैटालिटिक एक्शन उतना बढ़ता है। सही कह रहे हैं। A catalyst cannot affect the equilibrium constant of a reaction. बिल्कुल ठीक है। Neither value nor position, हम पहले भी एक लेक्चर में डिटेल बात कर चुके हैं, इस लेक्चर में भी बात की और इससे पहले एक क्वेश्चन में भी डिस्कशन की गई कि हमारे पास कैटलिस्ट स्पीड अप करता है रिएक्शन बस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सही कह रहे हैं। डेल्टा में कहता है कैटलिस्ट इज नॉट स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। It's a very popular thing. You know, catalysts are very much specific in their reactions. अगर आप catalyst change करते हैं तो उन्हीं reactants के साथ product different हो जाती है। और अगर biological catalyst की बात करते हैं enzymes वगैरह की, तो you better know एक enzyme कभी भी दूसरे substrate के ऊपर अटैक नहीं करता। They are very much specific in their nature. So delta option गलत है। This is not the catalytic property. Catalysts are specific as far as their substrate is concerned. So delta is my answer. क्वेश्चन नंबर 73 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 2A + B प्रोडक्ट बना रहा है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन उसने बता दी है। इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A and B इज इंक्रीज 2 times, बड़ा सादा सा सवाल था लेकिन फिर भी मैंने इसे सॉल्व कर दिया। वॉच ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 73 है, मैंने जो उसने इंफॉर्मेशन दी है सिंपल वही लिखी है। रेट इक्वेशन, मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखा, फिर मैंने रेट इक्वेशन लिखी, रेट इज इक्वल टू KA² इनटू द B कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है। अब बात करते हैं, उसने कहा इनके अमाउंट्स को डबल कर दो, दोनों के अमाउंट्स को डबल कर दो, वो मैंने डबल कर दी है। बस सॉल्विंग आई एम गेटिंग द आंसर। वेरी सिंपल, व्हाट यू आर गेटिंग 8। सो माय द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज 8 times। क्लियर हो गया। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने सॉल्व किया, आपके सामने प्लेस किया गया। नाउ यू कैन आंसर इट इन अ वेरी गुड वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, द स्पेसिफिक सब्सटेंस मेटाबोलाइट, सबस्ट्रेट की बात करेगा जिस पे अटैक होता है एंजाइम का। गॉट इट? ये बड़ा कॉमन वर्ड है। दैट फिट्स ऑन द एंजाइम सरफेस एंड इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट। व्हाट इज सबस्ट्रेट? जिस पर कोई भी एंजाइम अटैक करता है। वेरी सिंपल, हमारे पास एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, देन वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट। So my dear students, without wasting your precious time, you know that delta option is my answer. Question number 75. If the activation energy of the forward step for an exothermic reaction, इससे मैंने व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किया है। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड जहां पे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं। वेल डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 75 की डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। ये मैंने वो रिएक्शन की एक डायग्राम प्रेजेंट की है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 75 में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है जब प्रोडक्ट बनती है, तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है। बट ये क्वेश्चन क्या था, उसने कहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसने वैल्यू दी थी जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं हमारे पास 10 किलो जूल्स एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, और प्रोडक्ट बन जाती हैं। अब जब प्रोडक्ट्स बनती हैं, एनर्जी रिलीज होती है। वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि जब ये रिएक्शन रिवर्स किया जाएगा, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बनाए जाएंगे, तो वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी 10 किलो जूल्स पर मोल से कि कम होगी। वेरी सिंपल, इट्स वेरी मच क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। अच्छा, इसके लिए 10 किलो जूल्स एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो जब प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट में आना है तो इसके लिए बैरियर ज्यादा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 75 में जो आंसर आपके पास बनेगा दैट इज चार्ली ऑप्शन। हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन 10। क्लियर है? सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, कैल्शियम कार्बोनेट इज पाउडर्ड फ्रॉम रिएक्ट विद द dilute sulfuric acid more efficiently than its big pieces because जब आप पाउडर फॉर्म में करते हैं आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। हम इसलिए तो कहते हैं ना, जब भी कोई रिएक्शन करते हैं अगर उसकी पाउडर फॉर्म करेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएगा, वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। सो आपके पास ये आंसर बीटा ऑप्शन है, इट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, उसने एक इक्वेशन दी है, अब इसमें मैंने उसकी गिवन इंफॉर्मेशन पे रिलाई करना है। उसने जो इक्वेशन दे दी है, अब इसकी मैं बैलेंस के चक्कर में नहीं पड़ा कि जी हाइड्रोजन के 2 मोल्स होने चाहिए, बस जो उसने इक्वेशन दे दी उसको फॉलो करते हैं जैसा कि पेपर में आया। तो उसने मुझसे क्वेश्चन किया है, कहता है कि मार्क द
इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करते हैं, देखते हैं। अल्फा में कहता है कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ NO, दो रिएक्टेंट्स हैं, एक ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दी तो रेट फिर दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे करेगा ना, ऑफ कोर्स उस पर डिपेंड करेगा। NO को कांस्टेंट कर रहा है तो H2 पे डिपेंड करेगा। बीटा ऑप्शन में वो कह रहा है H2 को कांस्टेंट कर देते हैं तो रेट अब किस पे डिपेंड करेगा, NO पे डिपेंड करेगा। तो अल्फा बीटा दोनों ऑप्शंस ठीक है, हमने इनकरेक्ट को आंसर करना था। चार्ली में कहता है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, उसी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने इसे सॉल्व कर दिया, वेरी सिंपल, ये रिवीजन है कॉन्सेप्ट की। वॉच दिस, मेरे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज दिस, तो मेरे पास वेरी सिंपल फिनोमेनन आपके सामने है, हाइड्रोजन का 1 मोल है, NO का एक्सपोनेंट 2 आएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, ये जो मैं कह रहा था ना बैलेंस इक्वेशन के ऊपर फोकस ना करें, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे हमने को बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात नहीं करनी, मोलेकुलरिटी की बात नहीं करनी, हमने तो एक्चुअल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और जो चेंजेस में इन्वॉल्व हैं, जो कि ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैक्टर्स, उनकी बात करनी है। तो उसमें जो इक्वेशन उसने दे दी है मैंने उसी को फॉलो किया है, उसके मुताबिक मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनता है। ये जो चार्ली ऑप्शन कह रहा है आप लोगों के सामने, बिल्कुल रॉन्ग कह रहा है, इसका रिवर्स कह रहा है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि मेरा आंसर है। और डेल्टा स्टेटमेंट, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसकी हाँ तो ठीक है ना, इसको हमने करेक्ट कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन आंसर ठीक है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर मेरा चार्ली है। उसने कहा था बताओ इनकरेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। द हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, यू बेटर नो, हम इसको डिस्कस करके आए हैं। जो प्रीवियस टेस्ट था उसमें भी मैंने बात की थी। अब आपको मैंने बताया था कि हमारे पास बुक में जो रिटन डाटा है उसमें तो आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ के रिलेशंस को पढ़ते हैं, बट एक जनरल इक्वेशन मैंने एक्सप्लेन की है। मैं कहता था कि जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है, ए की वैल्यू n-1 कर देते हैं उसमें से, तो उसको डिराइव करने के बाद जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ का जो एक्सप्रेशन है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस टेस्ट में, वो जो आंसर बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज बीटा ऑप्शन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? सो ये आपके सामने फैक्टर बीटा एक्सप्लेन कर रहा है इसको, बड़ा क्लियर आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, द रेट कांस्टेंट के इज 0.693। अच्छा, उसने के की वैल्यू दी है, बड़ा खूबसूरत सवाल है, उसने के की वैल्यू दी है, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 79, हम एक जनरल एक्सप्रेशन जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का सिनेरियो। क्लियर है, हमें याद है, हमें पता है। अब उसने, ये तो मेरे पास फैक्टर पहले गिवन है, अब उसने मुझे के की वैल्यू 0.693 गिवन दे दी। वेरी सिंपल, आई एम गोना सॉल्व इट, बट आई विल गेट द आंसर 1 मिनट। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर है दैट इज 1 मिनट। इसको इसलिए सॉल्व किया कि ये कोई बिग न्यूमेरिकल नहीं है, फ्यू सेकंड्स लेगा ये आंसर करने में। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 80। पेपर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा, तो आंसर में इसके पास में पढ़ता हूं, वो कहता है अल्फा कहता है इट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, उसने कहा एक्सेप्ट बताओ कि जो नहीं है, रेलेवेंट है, ठीक है। इट डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इट डू नॉट डील विद द एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन से हमारे पास जो स्टेटमेंट वो कर रहा है, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो है वो हमारे पास रेट ऑफ, ये रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है, एक्सटेंट या डायरेक्शन को नहीं करता। बड़ा क्लियर आंसर है, विदाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन आंसर दैट कि बीटा ऑप्शन जो है वो मेरा आंसर है। ये कंफ्यूजिंग है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। उसका आंसर था केमिकल काइनेटिक्स डील विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग। अल्फा से बिल्कुल डील करता है। चार्ली में कहता है इट इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, सही कह रहा है। It deals with the mechanism of the reaction, ठीक कह रहा है, बट एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन से नहीं डील करता। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। Which of the following is an example of the heterogeneous catalysis? आइडेंटिफाई करने की इक्वेशंस दी गई हैं। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है? जिसमें कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट उसके रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट से डिफरेंट हो। क्लियर है? सो देखिए, इसकी बात कर चुके हैं, मेरे सामने बहुत सी इक्वेशंस दी गई हैं। अब मैं देखता हूँ अल्फा में उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर देखता हूँ तो जो चार्ली ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं कि दो गैसेज हैं और कैटालिस्ट प्लैटिनियम सॉलिड है। So this is an example of the heterogeneous, catalyst solid form में है, reactant gaseous form में है। heterogeneous catalysis की example है। Charlie option is my answer.
क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेगेटिव क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा में कहता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन इज डिफरेंट फॉर ऑल द रिएक्शंस, ठीक कह रहा है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी, बिल्कुल ठीक कह रहा है। इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस द प्रोडक्ट्स आर एट हायर एनर्जी, वेरी सिंपल, आपके सामने जो डिस्क्रिप्शंस हैं। इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा एच इज लार्जर देन एक्टिवेशन एनर्जी। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैं प्रीवियस क्वेश्चन की मिसाल देता हूं। वॉच दिस। मेरे पास देखें क्वेश्चन नंबर आप 82 पढ़ रहे हैं, बट वॉच द डिस्क्रिप्शन ओवर दिस डायग्राम। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, आप लोगों के पास उसमें एक रिएक्शन की मिसाल दे दी है, चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो। लेट्स सपोज इमेजिन करते हैं, मैं डिस्कशन कर रहा हूं, मेरे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है दैट इज डेल्टा एच ना हियर, ठीक है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है, यस। अब चाहे एंडोथर्मिक कह देता ये एक्सोथर्मिक कह देता। अब आपको एनर्जी रिलीज का कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं इसके सामने लेके आया हूं कि दिस इज द एनर्जी गैप। ये जो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ये जो गैप है, दिस इज डेल्टा एच एनर्जी रिलीज। और अगर प्रोडक्ट सुपर होती तो फिर ये जो माइनर गैप आता वो एनर्जी एब्सॉर्ब्ड होता। अब ये डेल्टा एच के फैक्टर को एक्सप्लेन करना था, इसको ध्यान में रखें और आंसर की तरफ देखें। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 82 में जो उसने मुझे कहा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, उसमें डेल्टा ऑप्शन मेरा आंसर है। वो कहता है कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज लार्जर देन एक्टिवेशन एनर्जी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और डेल्टा एच कम है, क्लियर है। सो ये फैक्टर रिवर्स करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, जो कि इनकरेक्ट है। पेपर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज रिप्रेजेंटेशन फॉर मोर रैपिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। ग्राफ्स देखें, 2017 का MDCAT का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, निहायत आसान है। वो रिएक्शन ज्यादा स्पीड से होगा जिसमें यूज होने वाला कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को सबसे नीचे, सबसे कम कर देगा। ग्राफ्स देखते हैं हमारे सामने जो आंसर्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन ग्राफ्स को अगर मैं गौर से देखता हूं तो मेरे पास चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। अगर आप इन तमाम ग्राफ्स में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की डिक्रीमेंट देख रहे हैं तो मेरे पास चार्ली ऑप्शन है। इसमें सबसे ज्यादा कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, सबसे ज्यादा स्पीड से रिएक्शन होगा, बैरियर शॉर्टर है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है स्टूडेंट्स आपके सामने। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम कैटालिसिस। अच्छा, इनकरेक्ट एंजाइम कैटालिसिस, ओके। नंबर 1 कहता है मेनी एंजाइम्स हैव बीन ऑब्टेन्ड इन द एमोर्फस फॉर्म। यही कंफ्यूजिंग है, इसको ज़हन में रखिएगा। हम जानते हैं एंजाइम्स आर एसेंशियली प्रोटीन इन नेचर एंड दे आर बीइंग आइसोलेटेड, दे हैव दैट टिपिकल क्रिस्टलाइन शेप, नॉट एमोर्फस। तो नंबर 1 स्टेटमेंट तो गलत है, उसने मुझे कहा था। देखो मैं बाकी भी देख लेता हूं। दे आर मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट, ठीक है। दे आर हाईली स्पेसिफिक, करेक्ट। Their catalytic activity increased by the presence of the coenzyme supporting enzyme, बिल्कुल ठीक है। So my dear students, मेरे पास जो नंबर 1 स्टेटमेंट है वो ही रॉन्ग है और उसका आंसर मैं जस्टिफाई कर चुका हूं कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किए जाते हैं, अमॉर्फस नहीं होते। यू नो बेटर, अमॉर्फस सॉलिड इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अल्फा इज माय आंसर, नंबर 1 स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 85, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। फॉर द गैसियस रिएक्शंस, ओके। अच्छा, उसने एक एक्सप्रेशन दे दिया, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। उसने खुद ही रेट इक्वेशन दे दी है, रेट इक्वेशन दे दी है। और फिर उसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं पहले बोल दूं, मैंने सॉल्व किया है। इफ द प्रेशर इन द रिएक्शन वेसल इज डबल्ड बट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर डबल किया है, आपके पास गैसेस हैं, प्रेशर डबल किया है, प्रेशर डबल किया है, तो ऑफकोर्स वॉल्यूम आपका कम हुआ है ना। और जो इफेक्टिव क्लिजन की केमिस्ट्री है वो डबल हो गई है। इफेक्टिव जो मैसेज हैं जो कि रिएक्शन कर रहे हैं उनकी अमाउंट डबल हो गई है, क्लियर है। सो प्रेशर डबल करने से वो चीज भी डबल हो गई है। कहते हैं व्हाट फैक्टर डज द रेट रिएक्शन इंक्रीजेस, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 85, द लास्ट क्वेश्चन। ये देखें इक्वेशन जो उसने दी मैंने लिख दिया, जो रेट इक्वेशन उसने कहा वो मैंने फॉलो की है। मैंने y को 1 नहीं कहा क्योंकि उसने 0 कहा। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन उसकी है, जो डाटा हमें इक्वेशंस में वो देगा, हमने उसके ऊपर फोकस करना है, बड़े ध्यान से आंसर करना है। बाकी स्टेटमेंट्स को हम रिलेट कर लेते हैं। उसने कहा इसकी अमाउंट को डबल कर दो, तो मैंने वैल्यूज को पुट इन कर दिया। व्हाट आई एम गेटिंग, ये तो फैक्टर 1 हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर, तो मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज द चार्ली ऑप्शन 4।
तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ जो सिनेरियो चलता है दैट इज द चार्ली ऑप्शन। वेल माय डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टेस्ट। इस टेस्ट की डिस्कशन से हमारे पास रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, उसके एसोसिएटेड फैक्टर्स, उन तमाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है कि वेरी सिंपल क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन किया जाए ताकि जो कंफ्यूजिंग ट्रिक्स हैं वो हमारे सामने क्लियर होकर आ जाएं। उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।